हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। हम अलाइड सर्विसेज की क्लासेस कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज के इस वीडियो में दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल मीन्स मौलिक एंड राइट्स मीन्स अधिकार। तो ये पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं। अगर आप हमारा संविधान देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, तो गाइज 25 पार्ट्स हैं टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो हमारे पास 22 पार्ट्स थे, लेकिन आगे जाके हमारे पास 25 पार्ट्स हैं आज की डेट में, और ये पार्ट 3 में आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि ये आर्टिकल कौन कौन से कवर करता है। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है। तो आज के इस वीडियो को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम है आदर्श ठाकुर। तो वेलकम टू न्यू वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। वन बाय वन जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर हम जाने दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये आता है। अगर पूछा जाए फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं, यानी कि यूएसए से। और यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला जाता है? बिल ऑफ राइट्स। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। ये प्रश्न कई बार जो है क्लास 3 के एग्जाम्स में पूछा जाता है। पार्ट 3 को, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बताता है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, ये हमारे फंडामेंटल राइट से हमें पता चलता है। ये कैसे है, ये अभी मैं आगे आपको जो है समझाऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे चलती है, लॉज के ऊपर चलती है, ना कि हमारे अथॉरिटी जो हमारी मेंस हैं, जो चुने गए लोग हैं, उनके ऊपर। जो हमारा लॉ है वो सुप्रीम है इस केस में, ये आपको ध्यान में रखना है। ओरिजिनली अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था 1949 को, लेकिन बाद में एक फंडामेंटल राइट को यहाँ पे रिमूव किया गया था, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 7 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से थे? वो थे सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आपका आता है। दूसरा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके 22 तक आता है। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। फिर आता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 और 30 के अंदर। उसके बाद आता है राइट टू प्रॉपर्टी। फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू प्रॉपर्टी दोस्तों आर्टिकल 31 के अंदर आता था, लेकिन आज के समय में ये फंडामेंटल राइट नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ओरिजिनली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, लेकिन बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को हमारा फंडामेंटल राइट हटा दिया गया, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के अकॉर्डिंग हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 1978 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को हमारा फंडामेंटल राइट से हटाकर हमने इसको क्या बना दिया? एक लीगल राइट बना दिया दोस्तों। तो आज के समय में ये हमारा एक लीगल राइट है, या फिर हम बोले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। कौन से आर्टिकल में अब ये आता है? आर्टिकल 300A में आता है, जो कि पार्ट 12 के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है। और आर्टिकल 32 के अंदर आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 33, 34, 35 आर्टिकल के बारे में मैं आपको सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और फैक्ट जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आपको जानने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास अभी कितने हो गए? 6 फंडामेंटल राइट बचे हैं, बिकॉज जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब हमारे पास फंडामेंटल राइट नहीं रहा। अब ये आर्टिकल 300A के अंदर आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फीचर्स की बात करें दोस्तों फंडामेंटल राइट्स के, तो इंपॉर्टेंट फीचर्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स जो है ना, ये हमारे एब्सोल्यूट नहीं हैं, पर क्वालिफाइड हैं। इसका क्या मतलब है?
देखिए ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये परमानेंट है, या फिर हम बोलें कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर हम जो है कुछ भी कर सकते हैं। इसके ऊपर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। अगर आप बोलें कि मैं कल को वहाँ पे जाऊँगा, कहीं जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में स्पीकर लगा देता हूँ और पास में हमारे नेबर्स उससे परेशान हो रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पे हमारे ऊपर रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, बिकॉज हम किसी दूसरे की जो है उस वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन फैला रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को जो है वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हम ये बोल दें कि ये तो मेरा स्पीकर है, मैं बजा रहा हूँ, मैं कि जितनी मर्जी आवाज़ में बजाऊँ, चाहे 11 बजे बजाऊँ, रात को 12 बजे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रात के 10 बजे तक जो है आप जो है अगर आप बोलें कि लो है वो आप जो है स्पीकर्स को चला सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये चीज़ें हैं। हमारा फंडामेंटल ऐसा नहीं है कि वो एब्सोल्यूट है कि हम जो मर्जी कुछ भी चाहें कर सकें, लेकिन वो क्वालिफाइड है बिकॉज वहाँ पे स्टेट रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। वो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है हम अगले जो वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे ये कौन डिसाइड करेगा, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, यानी कि कोर्ट जुडिशरी डिसाइड करेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो फंडामेंटल राइट है ये स्टेट के जो आर्बिट्रेरी एक्शंस होते हैं, यानी कि जो मनमाने जो एक्शंस होते हैं उनके खिलाफ है। ठीक है, ना केवल स्टेट के बल्कि कुछ इंडिविजुअल एक्शंस के भी ये खिलाफ है। ये आपको याद रखना है कि जो भी आर्बिट्रेरी एक्शंस होते हैं स्टेट के और इंडिविजुअल के, उसके खिलाफ जो है हम कोर्ट में जा सकते हैं। अब ये स्टेट का क्या डेफिनेशन है, अभी हम जो है आर्टिकल 12 जब पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेट की डेफिनेशन क्या है, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है ये जस्टिशिएबल इन नेचर है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोर्ट को जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो हम जो है किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है, चाहे हम पहले हाई कोर्ट जाएं चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राइट, और ये फंडामेंटल राइट को डिफेंड और गारंटी कौन करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हु डिफेंड एंड गारंटी आवर फंडामेंटल राइट्स, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो हम जैसे मैंने आपको बताया आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। न केवल हाई कोर्ट से होते हुए आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, बल्कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है गाइज। राइट, 5वां पॉइंट है, ये कोई परमानेंट नहीं है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये परमानेंट नहीं हैं। पार्लियामेंट इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, या फिर हम बोलें इस पे पाबंदी, या फिर इसको रिपील कर सकता है। कैसे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू जो है पास होगा। राइट, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आएगा ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको जो है वायलेट ना करे, ये आपको ध्यान में रखना है। या फिर इसको ध्यान में कौन रखेगा, सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारा जुडिशरी जो हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनके पास, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स को वो जो है सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी जो है यहाँ पे कुछ आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगी। वो क्या एक्सेप्शंस हैं कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है हम फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट जो है ना वो सस्पेंड कर सकती है। ठीक है, लेकिन 2 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमारे आर्टिकल 20 और 21, इनको जो है कभी भी किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 20 and the 21 of the Indian Constitution cannot be repealed or curtailed by the Government of India, ये आपको ध्यान में रखना है। चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे वो कोई सी भी इमरजेंसी हो, स्टेट इमरजेंसी हो। आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी जो है रिपील नहीं किया जा सकता, या फिर हम बोले सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन बाकी सारे आर्टिकल्स को नेशनल इमरजेंसी जब लगे तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है। इसलिए मैंने बोला कि वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ओके, इसके अलावा
आर्टिकल 19 जिसके अंदर 6 टोटल आर्टिकल्स आते हैं, जैसे राइट टू थॉट एक्सप्रेशन स्पीच है ना, ये वाले राइट टू एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन आपने बनानी है वो बना सकते हैं, आप फ्रीली घूम सकते हैं इंडिया के अंदर, आप कोई भी प्रोफेशन जो है फॉलो कर सकते हैं। ऐसे 6 टोटल आर्टिकल्स आते हैं आर्टिकल 19 के अंदर, यानी कि आर्टिकल 19 सब क्लोज ए, सब क्लोज बी, सब क्लोज सी, सब क्लोज डी, सब क्लोज ई एंड एफ। टोटल जो है हमारे पास 6 आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल 19 के अंदर आगे आते हैं। उन सभी आर्टिकल को तभी सस्पेंड किया जा सकता है अगर वहाँ पे एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी है भारत में। ठीक है, एक्सटर्नल इमरजेंसी का यहाँ पे मतलब क्या है, या फिर वॉर की कंडीशन है भारत में, या फिर कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन है। एक्सटर्नल एग्रेशन मीन्स चाइना यहाँ पे अटैक कर देता है, कोई एग्रेशन दिखा रहा है, पाकिस्तान हमारे ऊपर एग्रेशन दिखा रहा है, तो उस केस में हम एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा के आर्टिकल 19 को भी कर्टेल कर सकते हैं, यानी कि सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनल इमरजेंसी के केस में आर्टिकल 19 सस्पेंड कभी भी नहीं होता। इंटरनल इमरजेंसी का मतलब है आर्म्ड रिबेलियन। यहाँ पे भारत के अंदर बाउंड्री के अंदर कोई रिबेलियन हो जाती है, उस केस में आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 19 तभी सस्पेंड होगा जब हमारा एक्सटर्नल इमरजेंसी भारत में लगेगा। और एक्सटर्नल इमरजेंसी किस केस में लगता है, जब वॉर की कंडीशन हो जाए या फिर कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन हो भारत के ऊपर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया है। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, और अगर फिर भी समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको और विस्तार से मैं बताऊंगा। अब दोस्तों 1 बाय 1 जो है हम आर्टिकल के ऊपर चलेंगे। ठीक है, आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, 12 से लेकर 35 तक, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बिकॉज आर्टिकल्स में जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशंस में। आर्टिकल 12 किसके बारे में बात करता है, तो आपको ये चीज़ आपके दिमाग में बिठा लेनी है कि आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट के बारे में बताता है, स्टेट की डेफिनेशन बताता है। स्टेट क्या है उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर स्टेट वर्ड जहाँ पे भी आपको दिखाई देता है तो उसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर हम बोले पार्लियामेंट, जिसमें आपका एग्जीक्यूटिव पार्ट आता है, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसको आप कैबिनेट बोलते हो, वो वाले लोग, और साथ में लेजिस्लेचर ऑर्गन जो होता है हमारे गवर्नमेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के लोग, वो हमारा स्टेट के अंदर आते हैं। अगर वो लोग जो कोई जो है लॉ लेकर आते हैं, एक्शन करते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, तो उनके खिलाफ जो है हम खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट के अंदर कौन से आ गए, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है, और बाकी के लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं। दूसरा, स्टेट के जो एमएलएज हैं, स्टेट की जो कैबिनेट है, गवर्नमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो जो है स्टेट का पार्ट हैं दोस्तों। तो वो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करते हैं तो आप उनके खिलाफ में कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं वो भी स्टेट का पार्ट हैं, जैसे कि जो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, पंचायत्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं, ये सारे आपके लोकल अथॉरिटी के अंदर आते हैं। और ये जो लोकल अथॉरिटी है ये हमारे स्टेट का पार्ट है। इसके अलावा गाइस जो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं वो भी हमारे स्टेट का पार्ट होती हैं, जैसे कि LIC ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, और जो हमारा जो ONGC है नेचुरल गैस का, ठीक है, वो भी जो है इसका पार्ट है। तो ये जो हैं ये स्टेट का पार्ट होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आर्टिकल 12 किसके बारे में बताता है, स्टेट की डेफिनेशन बताता है कि स्टेट के अंदर क्या क्या आता है। तो स्टेट की आई होप आपको डेफिनेशन पता चल गई है, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल लेवल पे, प्लस हमारे लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स MPs होते हैं वो स्टेट का पार्ट हैं। इसके अलावा जो हमारे MLAs हैं या फिर हम बोलें कैबिनेट के मेंबर्स हैं, CM हैं, वो हमारे स्टेट का पार्ट हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, लोकल अथॉरिटी, ये भी स्टेट का पार्ट हैं। इसके अलावा स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ जो होती हैं वो भी स्टेट का पार्ट हैं। जैसे कि आपका जो हिमाचल प्रदेश जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड था वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, 1998 में उसको बनाया गया था। अगर वो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है तो देन यू कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट आइदर, एंड यू कैन ऑल्सो गो टू द हाई कोर्ट इफ़ यू वांट। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे।
आगे चलते हैं। अगर आप ये वाली एजेंसीज आपके फंडामेंटल राइट को जो है वायलेट करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप कोर्ट जा सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे है आपका आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 क्या बताता है? जुडिशियल रिव्यू के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना, आर्टिकल 12 किसके बारे में बता रहा है? स्टेट की डेफिनेशन बता रहा है कि स्टेट के अंदर क्या क्या आता है। आर्टिकल 13 बता रहा है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। ठीक है, तो कोई भी अगर देखो, मानो आपको देखिए कोई भी लॉ लेकर आती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, और वो लॉ जो है वो पास किया जाता है लोकसभा राज्यसभा के थ्रू, और प्रेसिडेंट उसमें हस्ताक्षर कर देते हैं, यानी कि साइन कर देते हैं, और वो हमारा एक लॉ बन जाता है। ठीक है, अब कोई मान लो मेरे जैसा व्यक्ति वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि लिटिगेशन लगा देता है, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाता है कि ये लॉ जो है ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को जो है उसका हनन कर रहा है। तो कोर्ट ये चीज़ को देखेगा कि वाकई में ये जो लॉ पास किया गया है, क्या ये फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है किसी व्यक्ति का? तो उस केस को हम बोलते हैं, वो रिव्यू कर रहा है उस डिसीजन को, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो वो किसी की भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड घोषित कर सकता है। कौन? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है या फिर हाई कोर्ट। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमारे किस आर्टिकल के अंदर है? वो हमारे आर्टिकल 13 के अंदर है, ये आपको ध्यान में रखना है। जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट अगर हम सुप्रीम कोर्ट में देखें तो वो आर्टिकल 32 के अंदर आता है, और अगर हम उसी केस में अगर हम हाई कोर्ट के केस में देखें तो ये आर्टिकल 226 के अंदर आता है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो अंडर आर्टिकल 226 के अंडर आएगा, और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो अंडर आर्टिकल 32 के अंदर वो आएगा। ठीक है जी, राइट। तो क्या कर सकता है कोर्ट? कोर्ट बोल सकता है कि ये जो लॉ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, तो उसको वहाँ पे क्रॉस किया जा सकता है, वॉइड किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो ये किस टाइप के लॉ हो सकते हैं वो भी हम बात करेंगे। ये लॉ परमानेंट लॉ भी हो सकते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट लॉज। उसके खिलाफ भी जो है यहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है अगर आपका जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन हो रहा है। स्टेट लेजिस्लेचर जैसे कि आपका हिमाचल का जो कैबिनेट है, ठीक है, जहाँ जिसको आप बोलते हो विधानसभा, वहाँ पे कोई लॉ बनाया जाए और वो आपके फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, राइट। तो परमानेंट लॉज जो कि पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स के थ्रू बनाए जाते हैं, उनका अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं। उसके बाद जो टेम्पररी लॉज होते हैं जो कि एक ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए जाते हैं, और ऑर्डिनेंस कौन निकालता है? प्रेसिडेंट या फिर स्टेट का गवर्नर। तो उन ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी जो है इंडिविजुअल कोर्ट में जा सकते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर कोई लेजिस्लेटिव ऑर्गन है या फिर एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव ऑर्डर जो कोई निकालता है या फिर रूल रेगुलेशन निकाले जाते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, फॉर एग्जांपल कोई हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो निकाल देता है कोई ऑर्डर, ठीक है, रेगुलेशन जो कि वायलेट्स कर रहे हैं आपके फंडामेंटल राइट को, तो आप फिर भी कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है वहाँ पे। तो इतनी पावर दी गई है हमारे फंडामेंटल राइट। तो कभी भी दोस्तों कोई भी चैप्टर है वो कोई भी सब्जेक्ट है अगर आपको नहीं भी आता है ना, तो आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस जरूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज अगर आपको इसकी नॉलेज है ना तो आप किसी से भी भिड़ सकते हैं हमारे समाज के अंदर, ठीक है। तो इसका नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। आप कभी भी जो है आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन्होंने लॉ पढ़ा होता है, ठीक है, तो ज़रूर जो है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में, ठीक है, तो ये ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, राइट, तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, जो कि हमारे अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट्स कर रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो अगर हम फार्म लॉज की बात करें, अभी क्या चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर वो लॉज लेके आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो आपके फंडामेंटल राइट को जो है हनन कर रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है ना, तो उसका मतलब क्या है, आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बदलाव किया जा रहा है, उसमें अमेंडमेंट की जा रही है,
ठीक है। तो उसमें बदलाव अगर किया जाए और वो बदलाव जो किया गया है वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहा है, मेरे भाई आप संविधान को बदल सकते हैं अनटिल एंड अनलेस वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का जो बेसिक मूल जो स्ट्रक्चर है उसका हनन ना करे तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आ जाता है, अगर उसका हनन हो रहा है तो आप जो है कोर्ट जा सकते हैं। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये कौन डिसाइड करता है? ये हमारी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था? ये हमारा केशवानंदी भारती केस आया था 1973 के अंदर, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। ठीक है जी। तो इसको मैं बहुत डिटेल में और भी अगले लेक्चर में जो है आपको बताऊंगा। ये तो जस्ट जो है ये मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ये आपको लक्ष्मीकांत जो किताब है अगर आप उसको उठाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिए गए हैं। तो हमें रट्टा नहीं मारना है, हमने पॉलिटी को क्या करना है, समझना है। आई होप आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ आई हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट है यहाँ पे तो लेक्चर को जो है आप फिर से जो है रिवाइंड करके दे सकते हैं। और फिर भी अगर पता नहीं चलता है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और जो है इलेबोरेट तरीके से जो है आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगले पार्ट में हम आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।